बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और गॉसेस लॉ वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 25 है हमारा हेलिडी-रेजनिक के हिसाब से। सबसे पहले तो कैपेसिटर जो है वो क्या चीज़ होती है, तो ये याद रखें कि कैपेसिटर जो है ये एक स्टोरिंग डिवाइस है और हम कैपेसिटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ स्टोरिंग device for electrical charge और electrical एनर्जी। यानी कैपेसिटर का काम ये होता है कि कैपेसिटर जो है ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज को या फिर जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर क्यों करता है? क्योंकि याद रखें कि बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें ऑन करने के लिए, जिन्हें इनिशियली चलाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे फ़ैन है, तो फ़ैन अगर रेस्ट में है तो न्यूटन का लॉ ये कहता है इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट इट विल बी रिमेन इन रेस्ट। तो फ़ैन में इनर्शिया होता है और फ़ैन को मोशन में लाने के लिए इनिशियली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता रहता है, ये चार्ज होता रहता है और जब ये सफिशिएंट एनर्जी स्टोर कर लेता है तो ये अचानक से वो एनर्जी फ़ैन को प्रोवाइड करता है और फ़ैन उस ज़्यादा एनर्जी की मदद से जो है वो जो पहले रेस्ट पे होता है फिर वो मोशन की हालत में आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर एकदम वो सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है, जो कैमरे का फ्लैश है उसके लिए जो है हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और फिर फ्लैश को ऑन करने के लिए एकदम वो सारी एनर्जी रिलीज़ कर देता है। ठीक है, सो मैं इसको लिख देता हूँ। कैपेसिटर्स are used to provide electrical charge और electrical energy at once। ठीक है, एकदम हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जहाँ ज़रूरत हो और हमारे पास कम एनर्जी आ रही हो तो वहाँ पर हम कैपेसिटर यूज़ करके ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह होती है जहाँ हमें लार्ज करंट की ज़रूरत होती है, लार्ज करंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 50 एम्पेयर करंट हमें रिक्वायर्ड है कहीं पर। ठीक है, लार्ज करंट, जबकि हमारे पास जो करंट आ रहा है वो कम करंट आ रहा है, तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है और जब वो 50 एम्पेयर का करंट देने के काबिल हो जाए तो वो एनर्जी रिलीज़ कर देता है। इस तरह हमें ज़्यादा करंट एकदम मिल जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट कैपेसिटी के होते हैं, याद रखें, लेकिन कैपेसिटर का काम क्या होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है और ज़्यादा एनर्जी एकदम हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पानी का पाइप है जिसमें एक ख़ास मकदार में पानी आ रहा है। ठीक है, एक ख़ास मकदार में पानी आ रहा है, यूँ कह लें ये हमारी लाइन है, मेन लाइन कह लें आप। ठीक है, या ये एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, इसमें करंट आ रहा है और इस पानी की लाइन के सामने हम एक टैंक बना दें। ठीक है, और जब ये टैंक जो है वो यूँ समझ लें आप कि ये लाइक अ कैपेसिटर, और जब ये टैंक फुल भर जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ ये गेट लगाया हुआ है, ये बैरियर है, इस बैरियर को हम हटा दें,
गेट को हटा दें, तो ये सारा पानी एक साथ हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास कैपेसिटर होता है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता रहता है और फिर एकदम वो सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। कैपेसिटर जो है अगर उसको हम किसी सर्किट में लगाएंगे तो वो एज अ कंडक्टर बिहेव करता है। सो याद रखें, कैपेसिटर इज, या यूँ कह सकते हैं कैपेसिटर एक्ट्स एज अ कंडक्टर। ठीक है। तो ये जो है वो चार्ज होता रहेगा और डिस्चार्ज होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा और डिस्चार्ज होता रहेगा, और ये बिहेव करेगा लाइक अ कंडक्टर। ठीक है। सो कैपेसिटर जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और इसमें जो मेन टाइप्स हैं, एक कैपेसिटर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। फिर इसके अलावा स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है। इस तरह के आमतौर पर कैपेसिटर्स होते हैं। हम इंशाल्लाह आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले याद रखें कि जो कैपेसिटर है इसका सिंबल जो होता है, याद रखिए कि इसके लिए दो तरह के सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। और एक सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, और ये आमतौर पर हम यूज़ करते हैं ऐसे कैपेसिटर के लिए जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड हो। ठीक है। इसे कहा जाता है फिक्स्ड कैपेसिटर। और एक सिंबल हम यूज़ करते हैं बिल्कुल इसी तरह का, पैरेलल लाइन, बट इसके ऊपर एक एरो बना देते हैं। ठीक है। और ये सिंबल हम यूज़ करते हैं फॉर वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है। ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी फिक्स हो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और जिसकी कैपेसिटी को हम कम ज़्यादा कर सकते हो उसे वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं, और उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या चीज़ है, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट the capacitance। स्टार्ट अबाउट द कैपेसिटेंस। ठीक है। याद रखें, मैंने आपसे कहा कि कैपेसिटर जो है ये एक स्टोरिंग डिवाइस है, अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है। ठीक है। जिस तरह हम अपने घरों में वाटर टैंक्स बनाते हैं पानी को प्रिजर्व करने के लिए और स्टोर करने के लिए, उसकी कैपेसिटी होती है, इस तरह कैपेसिटर्स की भी कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी को हम कहते हैं टेक्निकली कैपेसिटेंस। ठीक है। और कैपेसिटेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, और कैपेसिटेंस कम होने का मतलब है कि एक कैपेसिटर कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। सही है। सो लेट मी राइट द डेफिनेशन। कैपेसिटेंस इज बेसिकली द एबिलिटी of a capacitor to hold electrical charge और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज या जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता होगा कैपेसिटर, हम कहेंगे उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है। लिहाजा कैपेसिटेंस बढ़ाने से जो कैपेसिटर की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा चार्ज को या ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है। कैपेसिटी जो है या कैपेसिटेंस जो है, इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है। और हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं। ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है।
और हम इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से डिस्प्लेस करके इस प्लेट के ऊपर ला रहे हैं। यूँ कह लें हमने एक चार्ज यहाँ से उठाया और उस चार्ज को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब याद रखें कि किसी भी चार्ज को अगर इन्फिनिटी से हम मूव करके यहाँ ला रहे हैं तो इसका मतलब है हम उस चार्ज पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और वर्क करके ही लाएंगे। और हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर किसी चार्ज को हम किसी पॉइंट तक लेकर आएँ तो जितना वर्क हम उस टेस्ट चार्ज पर करते हैं इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ एक चार्ज मौजूद है और हम दूसरे चार्ज को यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो याद रखिए यहाँ जो चार्ज मौजूद है मैं इस चार्ज को कह रहा हूँ Q। अब अगर हम यहाँ से दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो जब वो दूसरा चार्ज यहाँ करीब आएगा तो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा। लिहाजा इस रिपल्जन की वजह से हमें इस चार्ज पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क करने का मतलब है हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो हमारा बढ़ जाएगा, या यूँ कह लीजिए कि V की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ दो चार्ज हो जाते हैं यानी क्वांटिटी और बढ़ जाती है। अब अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर आएंगे तो अब रिपल्जन मज़ीद बढ़ जाएगी। लिहाजा हमें अब इस चार्ज पर मज़ीद ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। लिहाजा जैसे जैसे यहाँ चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारे लिए मज़ीद चार्ज को यहाँ लेकर आना मुश्किल होता चला जाएगा और हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे V भी बढ़ेगा। किसी चार्ज को अगर हम यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो इनकी रिपल्जन की वजह से हमें उस चार्ज पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट V हमारे पास बढ़ जाएगा। सो इस चीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि this Q is directly proportional to V। ठीक है, डेफिनेटली ज़्यादा चार्ज इसका मतलब ये है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इस साइन को हम हटाते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को तो इसकी जगह हम इक्वल लिखते हैं और यहाँ आता है C। ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो C आपको नज़र आ रहा है इस C को, अच्छा इनफैक्ट इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं C इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ये जो C हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर, इस C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, लेट मी राइट वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज known as कैपेसिटेंस। इस C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस को हम मेजर करते हैं फैरेड में। तो इसका जो यूनिट होता है इट्स SI यूनिट इज फैरेड। तो कैपेसिटेंस को हम जो है वो मेजर करते हैं फैरेड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस इक्वेशन को देखकर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं। वो ये समझते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। ये बात सही नहीं है। ये याद रखिए कि जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है। इस इक्वेशन के अंदर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। चार्ज कम ज़्यादा हो सकता है, V कम ज़्यादा हो सकता है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस चार्ज या वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, नोट द capacitance is independent on charge and potential difference। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एंड only depends on geometry of the
प्लेट्स। ठीक है, ये जो प्लेट है, जिस प्लेट के ऊपर हम चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, इसकी ज्योमेट्री पे जो है वो ये इसकी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही होती है किसी भी कैपेसिटर की, लेकिन ये इस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, तो लेट मी कंक्लूड दिस, कैपेसिटर इज़ अ स्टोरिंग डिवाइस, और ये अपने अंदर एनर्जी और चार्ज को स्टोर कर लेता है, और जहाँ हमें ज़्यादा चार्ज की एकदम ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी मोटर्स होती हैं जिन्हें चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इतनी एनर्जी हमारे पास आ नहीं रही होती, तो कैपेसिटर क्या करता है, सफिशिएंट एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके एकदम उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है और मोटर ऑन हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह फैंस हैं, उनको चलाने के लिए इस तरह पहले ट्यूबलाइट्स आया करती थी, उन्हें ऑन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती थी, उसमें हम कैपेसिटर लगाते थे। ठीक है, और आमतौर पे उसके लिए कंडेंसर का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंडेंसर का वर्ड इस्तेमाल होता था, तो वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता था और अचानक से वो एनर्जी ट्यूबलाइट को प्रोवाइड करता था, ट्यूबलाइट ऑन हो जाती थी। इनफैक्ट अगर हम बाद में उस कैपेसिटर को निकाल भी लेते थे तो ट्यूबलाइट जो है वो अपनी ऑन कंडीशन में ही रहती थी। ठीक है, सो जहाँ हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो एट वंस, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटर। याद रखें कि कैपेसिटर्स की कई टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। So now we are moving towards parallel plate कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, इसमें आम तौर पर दो प्लेट्स होती हैं मेटल की, और ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी ये बहुत ही एक दूसरे के करीब होती है, और इनका जो एरिया होता है इस डिस्टेंस के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा होता है। यानी यूँ कह लीजिए कि ये डिस्टेंस इतना कम होता है कि इसको अगर हम इसके एरिया से कंपेयर करें तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट चार्ज शीट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जो है, जब किसी बैटरी से या किसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो जब बैटरी कनेक्ट की जाती है तो बैटरी दरअसल करती ये है कि ये एक तरफ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेती है एक प्लेट से, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो कैप्चर कर लेती है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर होंगे तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाए वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेती है एक प्लेट से और दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि बैटरी जो है वो कर ये रही है कि वो एक जगह से इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन लेकर जा रही है, या यूँ कह सकते हैं कि एक जगह से पॉजिटिव चार्ज लेकर उसको दूसरी तरफ लेकर जा रही है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें। ठीक है, बैटरी ऐसा करने के लिए डेफिनेटली कुछ चार्ज पर कुछ वर्क करेगी, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की है, तो जब बैटरी चार्ज को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गए, अगर उस चार्ज को हम Q से लिखें, फॉर एग्जांपल इस प्लेट पे जो चार्ज है उसको हम Q से लिखें। ठीक है, तो याद रखें कि जैसे जैसे यहाँ चार्ज बढ़ता चला जाएगा, हमने पीछे देखा इन प्लेट्स पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता चला जाएगा यहाँ मज़ीद चार्ज लाना मुश्किल होता चला जाएगा, लिहाजा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इन प्लेट्स के दरमियान भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लिहाजा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे यहाँ पर इस प्लेट पर और इस प्लेट पर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा।
और ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब इसके बराबर हो जाएगी यानी 12 वोल्ट हो जाएगी तो अब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। लिहाजा जब कैपेसिटर को हम किसी सोर्स की मदद से चार्ज करते हैं तो उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब वो इस सोर्स के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो गया। ठीक है, सो ये हमारे कैपेसिटर की चार्जिंग का फिनोमेना था। अब ये याद रखें कि जब कोई कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है तो उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर की, और उस एनर्जी को अगर हम बढ़ाना चाहें, हम चाहें कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए या उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाए, ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, अब हम आगे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कुछ देर पहले कि C यानी कैपेसिटेंस इन जनरल इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है, हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। और याद रखें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अब हम कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने जा रहे हैं। हम कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन इसके लिए ऑब्टेन करने जा रहे हैं। आपको अगर याद हो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं। सो लेट मी राइट, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स can be written as phi is equal to integral or the sum of integral of E dot dA। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। जबकि गॉस के कानून के मुताबिक गॉसेस लॉ की अगर हम बात करें तो गॉस के कानून के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको लिखा जा सकता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी हमारी इक्वल हो जाएंगी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट dA। ठीक है, इनफैक्ट ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल E dA cos थीटा। ठीक है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये याद रखें, हम लोगों ने लास्ट टाइम गॉस लॉ पढ़ा था, उसके हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी। तो गॉस लॉ में हम कैसे भी सरफेस कंसिडर करें उसमें हमेशा जो E और DA के दरमियान एंगल होता है वो एंगल हमारे पास 0 बन रहा होता है, यानी ये दोनों पैरेलल होते हैं। अगर आप आपने एग्जांपल्स देखी हो या मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हो तो उसमें हम देखा था कि गॉसियन सरफेस जब हम सपोज करते हैं तो उसमें हमेशा E और DA के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 होता है, यानी थीटा जो होता है वो हमेशा 0 होता है। और इसके अलावा E जो है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म ज़्यादातर होती है गॉस के केस में, यानी E को हम ले सकते हैं यूनिफॉर्म कांस्टेंट। ठीक है, फॉर गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन इम्पोज कर दें, यहाँ पर थीटा को 0 रख दें और E को कांस्टेंट मान लें, तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह बनेगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर चला गया। ठीक है, और इंटीग्रल dA cos थीटा की जगह हमने रख दिया 0। अब cos 0 1 होता है Q। अब मैं दो काम कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट को वहाँ लेके जा रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू E, और cos 0 वैसे ही 1 हो गया, ये इंटीग्रल ख़त्म हो गया, इसके साथ आ गया A। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और ये जो कैपेसिटेंस है इसमें Q आ रहा था, Q हमारे पास ये आ चुका।
अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस की। तो याद रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी, इसके मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जा सकता है वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल आई टू एफ ई डॉट डी एस। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, इसके लिए आप मेरे पिछले लेक्चर दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल आई टू एफ ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर हम ये अज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट है, मैं इसको यहाँ इस तरह शो कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं उसकी डायरेक्शन इन साइड से आउटसाइड होती है, यानी ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस प्लेट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ हम मज़ीद पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं, यानी यूँ कह लीजिए कि हम पॉजिटिव चार्ज मज़ीद इस तरफ लेकर आ रहे हैं, इस प्लेट के ऊपर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम प्लेट पे चार्ज को स्टोर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मज़ीद पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो अब अगर चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर मैं s से लिखूं तो s और e आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और हम मज़ीद पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिसका मतलब है दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहाँ जो एंगल ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, वो 180 डिग्री ले सकते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इस तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ हम पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हुए लेके जा रहे हैं। सो इस चीज़ को मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं कि लेट्स वी एफ माइनस वी आई को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस इंटेग्रल हम नेगेटिव प्लेट से चार्ज पॉजिटिव चार्ज पकड़कर पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं। सो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में ई डी एस और एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल होगा 180 डिग्री। अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपनी आसानी के लिए v से लिख दें, माइनस इंटेग्रल माइनस से पॉजिटिव डी एस कॉस 180 माइनस होता है, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिहाजा v हमारे पास जो होगा v आएगा इंटेग्रल माइनस टू पॉजिटिव ई डी एस। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो e है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान e कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, तो देखिए फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, e बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी एस और लिमिट आ जाएगी 0 से d, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। तो अगर हम ये इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो e, और जब ये इससे कैंसिल होगा तो s लिमिट आएगी लोअर और अपर, सो दिस वुड बी e d माइनस 0, सो v बराबर आ जाएगा e d, ठीक है। हमने अपर लिमिट अप्लाई की, फिर लोअर लिमिट अप्लाई की, e और d आपस में मल्टीप्लाई हो गया, v बराबर आ गया हमारे पास e d। इस चीज़ को हम कह रहे हैं, इस इक्वेशन को हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। तो हमें कैपेसिटेंस के लिए q और v की ज़रूरत थी, q हमारे पास यहाँ से आ गया, v हमारे पास यहाँ से आ गया, इन दोनों को अब हम सब्सिट्यूट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो सब्सिट्यूट equation 5 and equation 6 in equation number 1। सो अगर हम इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करें तो कैपेसिटेंस वुड बी इक्वल्स टू Q विच इज़ एप्सिलॉन नॉट E A डिवाइडेड बाय E D, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड C वुड बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E
डिवाइडेड बाय, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर ए था, ठीक है, इट वाज ए, और यहाँ डी था, तो ई से ई कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट ई ए था, तो एप्सिलॉन नॉट ई ए आएगा, ठीक है। सो ई से ई कट जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अब आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, परमिटिविटी है, ए और डी, ए से मुराद एरिया, डी से मुराद डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द एरिया एज वेल एज कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। तो याद रखें कि कैपेसिटेंस जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एरिया पर, एरिया ऑफ प्लेट्स, और इनफैक्ट आपको नज़र आ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा एरिया होगा कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, कम एरिया होगा कैपेसिटेंस कम होगी। तो अगर हम इनका एरिया कम कर देंगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, एरिया बढ़ा देंगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। और डी जो है वो क्या चीज़ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्लेट्स और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो ये इसके इन्वर्स है, इसका मतलब है कि दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जितना कम होता चला जाएगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उतनी ही कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट हमें नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं परमिटिविटी, और कैपेसिटेंस की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें इसकी वैल्यू वही है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन जब कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस हम इसको लिख सकते हैं फैरेड पर मीटर, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, और हमने पढ़ा कि कैपेसिटर्स इज जस्ट लाइक अ स्टोरिंग डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जहाँ हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर की 3 टाइप्स होती हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसके अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है और स्फेरिकल कैपेसिटर्स होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। आज के लेक्चर में यहीं तक, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।